नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बजने वाले हैं और समय हो गया है आपके नए पसंदीदा शो यानी कि जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, वहां आप वोट करेंगे तो नतीजे आप देखेंगे जनमत में। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। कौन से आज के मुद्दे रहने वाले हैं महत्वपूर्ण, वो आपके टीवी स्क्रीन पर लीजिए। आ भी गए। फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से जानिए पहली बड़ी खबर जो है जिस पर चर्चा करेंगे वो क्या है। 5वें चरण का मतदान कैसा रहा, क्या खास रहा इसमें, क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको एक स्पेशल एनालिसिस के माध्यम से आपको बताएंगे आपके फेवरेट कार्यक्रम जनमत में। आगे बढ़ते हैं, अगले फ्लोर ग्राफिक्स पर जाते हैं। जी हां, ईरानी राष्ट्रपति की मौत हो गई है। 3 हेलीकॉप्टर साथ चल रहे थे, लेकिन इन्हीं का हेलीकॉप्टर जो था वो क्रैश हुआ। इनके साथ फॉरेन मिनिस्टर भी वहां के ईरान के मौजूद थे। दोनों ही, कोई भी नहीं बचा उस हेलीकॉप्टर क्रैश में। आखिर इसके पीछे कौन है? क्या इजराइल है, क्या मोसाद है? ये सभी संभावनाएं बताई जा रही हैं, क्योंकि इजराइल अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है। लेकिन इसका एनालिसिस देखेंगे तभी आप बेहतर समझ पाएंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, जी हां, मस्जिद में शव कहां मिला, कैसे मिला, क्या है पूरी रिपोर्ट, आपको पूरा देखना है। जनमत शो में टिके रहेंगे, सब कुछ आप जान पाएंगे। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे केंद्र को एससी से राहत, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सी राहत दी है, केंद्र सरकार को दी है, किसको दी है, विशेष रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बाद अगला फ्लोर ग्राफिक्स। जी हां, ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो प्रचार प्रसार है वो तो कर ही रहे हैं, विरोधियों पर हमला तो कर ही रहे हैं। आज क्या खास किया, आज क्या खास कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो आपको जाना है। तो चलिए, ये तमाम मुद्दे हैं आज के जनमत के, जिनके बारे में आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं खबर की चुनावों से। जनमत में खबर की शुरुआत आज 5वें चरण के चुनाव से करते हैं, जो शाम 6 बजे 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर खत्म हुआ। वहीं आज शाम 5 बजे तक के आए आंकड़ों की माने तो 5वें चरण में 56.68% मतदान हुआ, जहां सबसे ज्यादा जो पश्चिम बंगाल में 73% मतदान हुआ और सबसे कम महाराष्ट्र में 48.88% मतदान हुआ है। इसके साथ ही आज जम्मू कश्मीर में भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। आपको बता दें कि उत्तरी कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट पर पिछले 40 वर्षों में दूसरी बार सबसे अधिक मतदान हुआ है। खास बात यह कि पिछले 4 बार के आंकड़े आज 3 बजे ही टूट गए हैं, जहां 3 बजे तक 44.90% वोटिंग हुई। वहीं 5 बजे तक मत प्रतिशत जो है वो बढ़कर 54.21% पार पहुंच गया। इसके अलावा उड़ीसा के सेकंड फेज की 35 सीटों पर 60.70%, झारखंड की गांडेय सीट पर 68.26% और लखनऊ ईस्ट सीट पर 52.25% वोटिंग हुई है। वहीं आज अगर उत्तर प्रदेश की कुछ वीआईपी और चर्चित सीटों पर हुए मतदाताओं के मतदान पर जाकर जो डेटा सामने आया उसकी माने तो अमेठी में शाम 5 बजे तक 52.68% मतदान हुआ है। वहीं रायबरेली में 56.26%, लखनऊ में 49.88%, फतेहपुर में 54.56% और कैसरगंज में, महत्वपूर्ण सीटें हैं ये, 53.92% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि 5वें चरण के इस चुनावी घमासान में राजनाथ सिंह लखनऊ सीट से, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी अमेठी से, रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी सारण से, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह कैसरगंज से, महत्वपूर्ण सीटें बता रहे हैं आपको। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से, चिराग पासवान हाजीपुर से, साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर सीट से और उमर अब्दुल्ला बारामूला लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में थे। तो 5वें चरण का मतदान समाप्त हो गया है, 2 और चरण बाकी हैं और 5 बजे तक 56.68% सबसे ज्यादा बंगाल में मतदान हुआ है। जनमत में हमारी ये अगली खबर भी चुनाव से जुड़ी है, जहां आज हम आपको लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी दिखाने वाले कुछ ऐसे प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने 5वें चरण के इस चुनावी दौर में अपने घर से निकलकर मतदान किया और अपने मताधिकारों का प्रयोग कर देश के जागरूक नागरिक होने का परिचय दिया। जी हां, मानो सितारे भी धरती पर आकर यह संदेश दे रहे हैं कि हां, माना दुनिया गोल है पर सबसे महत्वपूर्ण पोल है, तो आपका गोल पोल में भाग लेना होना ही चाहिए।
आपको बता दें कि लोकसभा के इस 5वें चरण में चर्चित मतदाताओं की काफी अनोखी तस्वीरें देखने को मिली हैं। जी हां, क्या आप इसमें कह सकते हैं कोई गरीब क्या, अमीर क्या, अनिल अंबानी भी लंबी कतार में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए दिखे। वहीं हेमा मालिनी, सनी देओल और अनिल कपूर जैसे अनेकों प्रसिद्ध हस्तियां मतदान केंद्र में नजर आईं, मानो जैसे बॉलीवुड ही आ गया हो पूरा वोट करने। और ये सारे अभिनेता अपना होने वाला नेता चुनने के लिए अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाने आए। इसके साथ ही आज जम्मू कश्मीर में हुए रिकॉर्ड तोड़ मतदान ने सभी को प्रभावित कर दिया, सबको प्रसन्न भी किया। आइए आपको ये सारी चीजें दिखाते हैं। तो ये देखिए तस्वीरें, सितारे ऊपर, अनन्या पांडे एक तरफ, रणबीर कपूर एक तरफ, शंकर महादेवन एक तरफ और साथ ही साथ राजनाथ सिंह स्वयं वो भी यहां पर मताधिकार का अपना जो मताधिकार की जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए नजर आए। रक्षा मंत्री स्वयं वहां पर मतदान करने पहुंचे और ये तस्वीरें लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नीचे देखिए सनी देओल, धर्मेंद्र जी भी स्वयं आए थे, उन्होंने भी अपना मतदान दिया, लोगों को प्रोत्साहन उन्होंने बढ़ाया। और ये देखिए राजा भैया भी यहां पर, रघुराज प्रताप सिंह वहां पर पहुंचे, वोटिंग का जो मताधिकार का उनका हक है, अपनी जिम्मेदारी निभाने। फिर अनिल कपूर की भी तस्वीर देखिए, वोट करते हुए वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और फिर हेमा मालिनी, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए। ये तमाम तस्वीरें 8 तस्वीरों के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण दिन है। और ये माताएं बहनें एक तरफ लगी हैं, महिलाओं में उत्साह देखने को मिला। महिलाएं काफी बड़ी संख्या में वोटर्स में शामिल थी इस चरण के चुनाव की बात करें। और ये कश्मीर की तस्वीरें आपको देख रहे हैं जहां पर कश्मीरी महिलाएं भी और कश्मीरी पुरुष दोनों ही यहां पर अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। और बारामूला में जिस तरीके से हमने कहा रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ था, उसकी भी तस्वीरें आप देखिए, महिलाएं, पुरुष। और ये 370 रटने के बाद पहला मतदान है जहां पर जम्मू कश्मीर में लोग खुली हवा में सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। खुली हवा में सांस लेने का अर्थ आजादी महसूस कर रहे हैं। ये सभी उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जिनको आजादी चाहिए, जो कि कॉलेज जाते हैं और बिल्कुल ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देखिए। ये ऐसा कभी कम ही दिखा होगा पूरा जम्मू कश्मीर के हिसाब से बात करें। और चुनाव का पर्व और प्रवासियों का मतदान केंद्र और मतदाताओं की ये भीड़, ये तस्वीरें आपको देखनी है। लगातार आप देखिए और समझिए इनका अर्थ क्या है। अब देखिए, आपको आगे लेकर चलते हैं। व्हीलचेयर पर वोट देने पहुंचे ये हमारे दिव्यांगजन जो हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आपके पास क्या बहाना है? महिला मतदाताओं की कतार, लंबी संख्या में महिलाओं ने समय निकाला। और कतार में देखिए, क्या गरीब क्या अमीर, मैंने वही बात आपसे कही थी। स्वयं अनिल अंबानी भी कतार में खड़े हुए नजर आए, उन्होंने भी अपना मताधिकार का प्रयोग किया। बिजी शेड्यूल से निकलकर बारामूला में मतदान की तस्वीर, जम्मू कश्मीर बांदीपुरा में मतदान, बड़गाम में मतदान, ग्रामीण इलाके में लंबी कतार, प्रवासियों का मतदान केंद्र। इस पूरी खबर को देखा, सितारों को भी देखा, हस्तियों को भी देखा, बड़े बड़े नेताओं को भी देखा। पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आप उसका उत्तर दिया। क्या आपने बताते हैं? आपने भी किया अपने मताधिकार का प्रयोग। 82% आंकड़ा बढ़ता जा रहा है जब से हमने शुरुआत की थी। हर फेज पर हमारा जनमत में यह प्रश्न रहा है और यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 82% लोग कह रहे हैं हाँ हमने मतदान किया, 18% लोग कह रहे हैं नहीं किया। अभी आपसे यही कहूंगा कि हमारे ये पूरा आंकड़ा 100 पर जाना चाहिए। सभी मतदान करिए। जनमत में अब बात करते हैं देश के सबसे खूबसूरत और राष्ट्रवाद से परिपूर्ण लोगों से भरी धरती की, मां माटी मानुष की धरती, खुद में चाय बगानों से समुद्र को समेटे हुए पश्चिम बंगाल की। वो बंगाल जो इस समय, जो हर चुनावी चरण में बूथों पर होने वाली झड़पों और लड़ाइयों के लिए सुर्खियों में रहता है, वो आज 5वें चरण में भी अपनी चुनावी झड़पों को लेकर सुर्खियों में रहा। जहां हुगली के एक पोलिंग बूथ पर राज्य की सत्ताधारी टीएमसी कार्यकर्ता जो हैं, मतदान के समय अपनी पार्टी का प्रचार करते हुए और मतदाताओं पर टीएमसी को वोट देने का दबाव डालते नजर आए, जिसने हुगली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी की बहस भी हुई। तो वहीं बैरकपुर के कोगाची में भी एक बहुत बड़ा चुनावी ड्रामा देखने को मिला। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव के आज 5वें चरण में पश्चिम बंगाल की 7 सीटों के लिए मतदान हुआ, लेकिन आज के 5वें चरण में भी हर बार की तरह पश्चिम बंगाल झड़प और हंगामों से अछूता ना रहा। क्योंकि चुनाव का दिन हो और पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ता हंगामा ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हर बार की तरह इस बार भी पश्चिम बंगाल के चुनावों में टीएमसी कार्यकर्ताओं की मनमानियां देखने को मिली। जहां हुगली लोकसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर टीएमसी कार्यकर्ता मतदान के समय अपनी पार्टी का प्रचार करते और मतदाताओं पर टीएमसी को वोट देने का दबाव डालते नजर आए, जिनसे हुगली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी की बहस भी हुई और लॉकेट चैटर्जी टीएमसी और उनके कार्यकर्ताओं पर मतदाताओं को बहकाने का आरोप लगाती हुई नजर आई। तृणमूल का एजेंट बोल रहा है, कोई भी परिचय पत्र नहीं है, घूस में ढुक के एकदम अच्छे से बैठ के वो दे रहे हैं सबको, तृणमूल को वोट दो, सब चोर लोगों को बैठाया, कोई परिचय पत्र भी अंदर में। यही नहीं, बैरकपुर के कौगाची से भी टीएमसी की मनमानियों की कुछ ऐसी ही खबरें सामने आई हैं, जहां बूथ नंबर 49, 50 और 51 से बीजेपी एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। वहीं जब खबर पाकर बैरकपुर से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह मौके पर पहुंचे और जब बीजेपी एजेंट्स ने बूथ में प्रवेश करने की कोशिश की तो उन्हें तृणमूल कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने रोक दिया और प्रत्याशी को घेरकर प्रदर्शन करने लगे। इसके साथ ही हावड़ा के कुंडिया महाकाली विद्यालय के करीब बूथ नंबर 162 पर वोटिंग के समय मशीन खराब हो गई, जिससे मतदान प्रक्रिया में देरी हुई और मतदाताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 2024 के इस चुनावी दौर में अब तक 5 चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अब तक पश्चिम बंगाल में कोई भी चुनावी चरण शांतिपूर्वक समाप्त नहीं हुआ। बंगाल में अभी भी 2 चरणों में चुनाव होने बाकी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल में बचे हुए चुनाव शांति से होते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, खबर आपने देखी और इस पर खबर पर जो हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा, वो प्रश्न भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा। लीजिए, बंगाल के चुनाव में आज भी होती है धांधली। 96% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 4% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि बंगाल के चुनाव में आज भी धांधली होती है। वो हमारा कहना नहीं है, ये वोटर्स का कहना है और जो जनमत के पोल में भाग ले रहे हैं उनका कहना है। आइए अब बात करते हैं, आपको बताते हैं देश के सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐसे फैसले की जिसने केंद्र सरकार को बहुत बड़ी राहत दे दी है। आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे 3 विधि संहिताओं को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया था कि जब यह कानून संसद में पेश किया तो उस समय संसद में व्यापक चर्चा नहीं हुई, क्योंकि उस समय अधिकतर सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। वहीं अब इन तीनों विधि संहिताओं पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे 3 विधि संहिताओं पर आज केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है, जिस याचिका को वकील विशाल तिवारी ने दाखिल किया था। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर नए कानून के परीक्षण की मांग की गई थी। साथ ही नए कानूनों को लागू करने पर भी रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में यह भी तर्क दिया गया था कि नए आपराधिक कानून औपनिवेशिक युग की प्रथाओं को कायम रखते हैं और नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल है, जिन्हें याचिका द्वारा जांच, आकलन और पहचान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने की मांग की गई थी, जिस पर न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने कहा कि याचिका बहुत ही अनौपचारिक और लापरवाह तरीके से दायर की गई थी।
याचिका के अनुसार मौजूदा कानूनों के शीर्षक भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानूनों की व्याख्या के सिद्धांतों के अनुसार सटीक नहीं है, जो यही नहीं बताते कि कानून क्या है, कानून में क्या है और आखिर इस कानून का क्या मकसद है। इन 3 विधेयकों को पहली बार 11 अगस्त 2023 को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे आगे की जांच के लिए बृजलाल की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के पास भेजा गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है, जो केंद्र के लिए किसी राहत से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए इस खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न हमने पूछा आपसे वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर आपके दिखा देते हैं। आपराधिक कानूनों पर केंद्र को मिली राहत सही है? ये हमारा पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न था। 80% लोगों ने कहा है हाँ ये सही है, 20% लोगों ने कहा है नहीं ये सही नहीं है। तो बहुमत ये मानता है कि आपराधिक कानूनों पर केंद्र को जो राहत मिली है वो सही है। सर्वोच्च न्यायालय की जो राहत है, सुप्रीम कोर्ट की राहत है, वो सही है। देखिए, तो हमने बात करी सुप्रीम कोर्ट की और वहां पर जो केंद्र को राहत मिली उसकी। अब आगे बढ़ते हैं। जनमत में अब बात करेंगे लैंड जिहाद से जैसे एक ऐसे गंभीर विषय पर जो इन दिनों धीरे धीरे दीमक की तरह भारत को खोखला कर रहा है। जहां जिहादी मजहब के नाम पर जमीन हथियाते हैं, जहां मजहब के नाम पर चल रहे लैंड जिहाद के इस काले व्यापार पर सरकार की लगाम लगाने में असफल, जो सरकार भी असफल है नजर आ रही है। लेकिन अब जिहादियों द्वारा किया जाने वाला ये लैंड जिहाद अब उन्हीं के मजहब के लोगों को भी परेशान कर रहा है। मामला जयपुर के रामगंज क्षेत्र का है, जहां वक्फ बोर्ड के लैंड जिहाद से परेशान मुस्लिम परिवार ने न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को वो मजबूर है। आपको बता दें कि रामगंज के मकान संख्या 1526/1665 में रह रहे मुस्लिम परिवार अपने विधायक अमीन कागजी से इस हद तक परेशान हो गया है, उसे लगातार न्याय की गुहार को लेकर कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। परिवार का आरोप है कि वक्फ बोर्ड से जुड़ा और मुस्लिम विधायक अमीन कागजी पुलिस के माध्यम से उन पर दबाव बना रहा है और उन्हें अपनी सालों पुरानी 3 कोठियां, 2 दालान, 1 किराए के मकान को खाली करने की धमकी दे रहा है। इसी शिकायत के साथ हाल में 70 लोगों का यह मुस्लिम परिवार जयपुर के हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य के पास पहुंचा और वहां उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। यानी मजहबियों का लैंड जिहाद अब उन्हीं के कौम के लोगों को भारी पड़ रहा है। अपने लोगों को ये ठगने का प्रयास कर रहे हैं। तो जयपुर के रामगंज में लैंड जिहाद का ये मामला है। विधायक अमीन कागजी से परेशान है परिवार और वक्फ बोर्ड से जुड़ा है अमीन कागजी और वक्फ बोर्ड के लैंड जिहाद से ये लोग परेशान हैं। तो देखिए, अपने ही लोग इनको, ये मजहबी लोग जो आपस में एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, तो बचाने के लिए जब कोई बचाने का मौका आता है तो फिर सरकार के पास आते हैं, फिर कहते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। जो कानून के हिसाब से अगर चला जाए तो सब कुछ सही हो सकता है। जनमत में बात करेंगे ईरान के राष्ट्रपति की, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। ईरानी राष्ट्रपति के निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। इस दुर्घटना पर कई तरीके के सवाल जो है वो भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये हादसा है या फिर हत्या है, कोई साजिश है क्या? क्योंकि यह हादसा ऐसे समय में हुआ जब रईसी और सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी के नेतृत्व में ईरान ने पिछले महीने इजराइल पर एक जबरदस्त ड्रोन और मिसाइल हमला किया था। हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के अलावा 7 अन्य लोग भी सवार थे। इस हादसे की वजह से ईरान की टॉप लीडरशिप एक झटके में खत्म हो गई, बर्बाद हो गई कह लीजिए, जिसकी वजह से ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। इस हादसे का कनेक्शन अमेरिका और इजराइल से भी जोड़ा जा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। इसके अलावा ईरान का यूरेनियम संवर्धन भी हथियार बनाने के लिए आवश्यक स्तर के करीब पहुंच गया है। इसकी वजह से देश और पश्चिमी देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। इस दुर्घटना के पीछे के तरीके के सवाल भी अब खड़े हो गए। इस हादसे का कनेक्शन तो
तो खबर ऐसी है कि भाई लोग आशंका जता रहे हैं कि भाई क्या हुआ, आखिर हत्या हुई है या फिर ये हादसा है। ये हमने पोल के माध्यम से जनता जनार्दन से पूछा और जनता भी इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज नजर आ रही है। पोल के माध्यम से हमने प्रश्न पूछा कि राष्ट्रपति की मौत के पीछे अमेरिका का हाथ है क्या, इजराइल का हाथ है क्या, जिस तरीके से बताया जा रहा है, शक जताया जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं 56% हाँ कह रहे हैं, 44% कह रहे हैं ना। तो लोगों में भी अभी थोड़ा सा डाउट है, क्लैरिटी नहीं है और ये मामला कितना पेचीदा है इसी से आप हमारे पोल के नतीजों से आप समझ सकते हैं। जनता जनार्दन सब जानती है, लेकिन कोई भी तुक्का नहीं लगाया जाता जनमत शो में। हमारे वोटर्स की मैं दाद देना चाहूंगा जिन्होंने सोच समझ के वोट किया, और अभी तक जब तक कोई क्लैरिटी नहीं, कोई यहां पर तुक्का नहीं चलता। जनमत में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आगरा के ताजमहल के पास की मस्जिद की, जहां एक महिला की अर्धनग्न लाश मिलने से हड़कंप मच गया। महिला का सिर बुरी तरह पत्थर से कुचला गया था ताकि उसकी पहचान ना हो सके। इसके अलावा यह भी आशंका है कि महिला के साथ बलात्कार हुआ यानी रेप हुआ और उस घटना में एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। मामला तब सामने आया जब मस्जिद में लोग दोपहर की नमाज पढ़ने गए तो उन्होंने वहां लाश को पाया, लाश को देखा। इसके अलावा घटना के बारे में सीसीटीवी खंगाल रहा, जो खंगाल कर पता लगाया जा रहा है आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। उत्तर प्रदेश के आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में स्थित नगला पीमा मस्जिद में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। महिला का सिर बुरी तरह पत्थर से कुचला गया था ताकि उसकी पहचान ना हो सके। बड़ी मशक्कत के बाद उसकी शिनाख्त पर्स में मिली एक तस्वीर के जरिए हुई। आशंका है कि महिला का रेप भी किया गया होगा। ताजमहल की नगला पेमा में संदली मस्जिद में महिला का शव बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया। महिला अर्धनग्न अवस्था में मिली थी। उसके पास से कोई फोन भी नहीं मिला। पास में सिर्फ एक पर्स था जिसमें एक लड़के की पासपोर्ट साइज फोटो थी। पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि लड़के का नाम आमिर खान है। पुलिस छानबीन करते हुए आमिर खान के घर पहुंची। आमिर घर पर ही था। पुलिस ने अपनी पूछताछ की तो उसकी अम्मी ने बताया कि वो फोटो महिला को उन्होंने खुद दी थी। उनके मुताबिक ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि महिला मस्जिद में काम करती थी और उसकी जान पहचान झाड़ फूंक करने वालों से थी। आमिर की अम्मी चाहती थी कि महिला उनके बेटे पर कुछ झाड़ फूंक करवा दे ताकि उसकी अच्छी जगह नौकरी उसे लग सके। आमिर की अम्मी से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने महिला के घर के बारे में जानकारी जुटाई, वहां कॉल की और इस घटना की सूचना दी। आगे पता चला कि मृतका 35 साल की थी। उसकी शादी हो गई थी, पति ने उसे छोड़ दिया था और उसकी 15 साल की बेटी भी। एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में एसीपी सदर पीयूष कांत राय ने बताया कि पैनल से महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। आज दिनांक 19/5/2024 को थाना ताजगंज अंतर्गत नगमा पैमा क्षेत्र में सूचना मिली कि एक मस्जिद में एक महिला का शव मिला है और इस सूचना पर तत्काल थाना ताजगंज पुलिस, एसीपी सदर और स्वयं मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड भी पहुंची और प्रथम दृष्टया घटनास्थल को देखने पर यह प्रतीत होता है कि यह हत्या का मामला है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शव के शिनाख्त की कोशिश की जा रही है और इस घटना के सफल अनावरण के लिए टीमों को लगा दिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई थाना ताजगंज पर की जा रही है। उसके बाद ही पता चलेगा कि रेप हुआ था या नहीं। इसके अलावा घटना के बारे में सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर पता लगाया जा रहा है। आखिर इसके इस खबर पर पोल के माध्यम से हमने आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी देख लीजिए। मस्जिदों और मदरसों में महिलाओं को खतरा है क्या? 93% लोग इसको कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। लोग कह रहे हैं, जनता जनार्दन कह रही है। 7% असहमत है, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत इस बात से सहमत है। जनमत में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ओडिशा के ढेंकनाल और कटक में जनसभाओं को संबोधित किया, जनसभाएं की। पीएम ने कटक में कहा, ओडिशा में 10 जून को बीजेपी का पहला सीएम शपथ लेगा, ये तय है। और इसी के साथ तीसरी बार मोदी की सरकार दिल्ली में शपथ लेगी, ये भी तय है। इससे पहले ढेंकनाल की जनसभा में उन्होंने कहा, ओडिशा की बीजेडी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है। जो मुट्ठी भर भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री आवास और कार्यालय पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी करोड़ों के मालिक बन गए हैं।
आपको बता दें कि दोनों जनसभाओं से पहले पीएम मोदी पुरी पहुंचे थे। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद रोड शो किया। इस दौरान पुरी से भाजपा उम्मीदवार संपित पात्रा भी उनके साथ मौजूद थे। ओडिशा के ढेंकनाल, पुरी और कटक में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ ही हो रहे हैं। सोमवार को दूसरे फेज में 35 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इसके बाद 25 मई और 1 जून को 42 सीटों पर मतदान होगा। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेडी पर हमला करते हुए कुछ कहा। क्या कुछ कहा, आइए आपको वो सुनाते हैं। बीजेडी को आपने इस शताब्दी के 24-25 साल देकर देखे हैं और आपने देखा है परिणाम क्या निकला। अब अगले 25 वर्ष उड़ीसा के विकास के लिए बहुत जरूरी है और मेरा आपसे आग्रह है, अभी मीडिया वालों ने, कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है कि यहां हंग असेंबली बनेगी, हंग असेंबली बनेगी। ये सरासर गपबाजी है। यहां भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने वाली है। बीजेडी सरकार कैसे काम करती है, इसका कच्चा चिट्ठा अब जनता के सामने आ रहा है। जब से मोदी सरकार बनी है, तब से ओडिशा के विकास के लिए मैंने रिकॉर्ड पैसा दिल्ली से भेजा है। पहले टैक्स का जितना पैसा केंद्र सरकार से उड़ीसा को आता था, मोदी ने उससे 3 गुना ज्यादा पैसा उड़ीसा को दिया है। लेकिन उड़ीसा में बीजेडी की भ्रष्ट सरकार इस पैसा का गोलमाल कर रही है। मैं उड़ीसा के करीब करीब हर जिले में जा चुका हूं। यहां सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हर चीज का अभाव है। तो ये पैसा किसकी जेब में गया? विकास और विरासत, ये भाजपा का एजेंडा है। आपने देखा कि दिल्ली में जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां आए थे। तो इसी के साथ जनमत के आज के कार्यक्रम में यही तमाम बड़े मुद्दे थे और मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। कल फिर ऐसे ही नए बड़े मुद्दों के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।